गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑल ऑफ यू। आप लोग क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर द्रव्य की अवस्था एवं वर्गीकरण, द्रव्य की रासायनिक प्रकृति जो चैप्टर शुरू हुआ था उसकी टॉपिक में हमने बताया था अवस्था परिवर्तन। आप लोग एक बार पुनः उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अवस्था परिवर्तन, इस टॉपिक को हम लास्ट में सेकेंड वाले वीडियो में शुरू किए थे, इसके पहले वाले में। तो इसमें हमने बताया क्या था आपको, स्टेट चेंजिंग अवस्था परिवर्तन। इसमें क्या बताया गया था बच्चों? अवस्था परिवर्तन में ये बताया गया था कि द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं क्या क्या, एक था ठोस, एक था द्रव और एक था गैस। देखिए ये तीन भौतिक अवस्थाएं थी, हमने इसी के मध्य चेंजिंग आपको सिखाई थी। तो इसमें हमने क्या बताया था आपको, देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या बताया गया था कि जैसे हम एक चेंजिंग दिखाए थे कि ठोस का सीधे गैस में, और दूसरा क्या दिखाया गया था कि गैस से सीधे ठोस में। ये दो परिवर्तन था। इसके बाद फिर क्या किया गया था, ठोस का चेंजिंग किए थे हम द्रव में, द्रव से हम बनाए थे गैस को, फिर रिवर्स किए थे क्या, गैस से द्रव में और द्रव से ठोस में। ये आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया जा चुका है, एक बार आप लोग पुनः रिवीजन करेंगे। तो हमने क्या कहा था कि अगर कोई ठोस पदार्थ हीट करने पर द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस अवस्था में बदल जाए तो उस क्रिया का नाम क्या होगा, ऊर्ध्वपातन। अब यही रिवर्स अगर हो जाए कि गैस चेंज हो जाए, किसमें, सॉलिड में, लिक्विड स्टेट ना आए, तो इस क्रिया को हमने क्या बताया था, इसका नाम होता है निक्षेपण। अब देखिए जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलेगा, माने जब कोई ठोस पदार्थ गलकर द्रव अवस्था में आ जाए तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे, गलन या पिघल रहा है। और फिर जब द्रव पदार्थ गैस अवस्था में आ जाए तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे, कोई द्रव वाष्पित होकर गैस अवस्था में आएगा, यानी कि वह उबलेगा तो इस क्रिया को बोलेंगे क्वथन, या क्या करेंगे, वाष्पन, क्वथन। अब देखिए इसमें होगा क्या, अगर गैस द्रव में आ रही है तो जब गैस को हम कंप्रेस करेंगे यानी कि दबाएंगे, गैस को दबाएंगे तो गैसें दाब के प्रभाव में लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगी। तो जब गैस पर प्रेशर बढ़ेगा तो द्रव अवस्था में आ जाएगी। तो गैस में क्या क्रिया हो गई, द्रवण हो गई कि द्रवित हो गई। अब अगर द्रव है ठोस में आ रहा है तो द्रव क्या करेगा, जब जम जाएगा तो फिर सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, हिमीकरण। ये आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया जा चुका है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। वह निश्चित तापक्रम जिस पर कोई ठोस पदार्थ गलकर द्रव अवस्था में आ जाए, उस निश्चित तापक्रम को गलनांक और इस घटना को गलन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वह तापक्रम जिस पर कोई ठोस पदार्थ गलकर द्रव अवस्था में आ जाए उसको उसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बोलते हैं। अब देखिए, अब द्रव का गैस में चेंजिंग, जब कोई द्रव पदार्थ को उबाला जाता है तो वह उबलकर धीरे धीरे गैस अवस्था में आ जाए, इस क्रिया को क्या नाम देते हैं, क्वथन। और वह निश्चित तापक्रम जिस पर यह क्रिया होती है उसको हम क्या बोलेंगे, क्वथनांक। ध्यान दीजिएगा, क्वथनांक। जैसे देखिए एक पात्र में अगर लिक्विड है यानी कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, अब अगर हम इसको हीट करना शुरू करेंगे तो हीटिंग के दौरान क्या प्रक्रिया दिखाई देती है कि ये धीरे धीरे द्रव की एक एक परत धीरे धीरे हीट होगी, और सबसे एक एक परत से धीरे धीरे हीट होने के बाद क्या होगा कि ये जल के अणु क्या होंगे, धीरे धीरे वाष्पित हो जाएंगे। तो इस क्रिया में पूरा द्रव धीरे धीरे उबलने लगेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्वथनांक कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पे यह पानी उबलकर गैस अवस्था यानी कि वाष्प अवस्था में आ जाता है। अब देखिए बच्चों उल्टा क्रिया देखो,
ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल रहा तो हमने कहा ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं, जैसे कपूर हुआ, नवसादर हुआ, ये सभी क्या होंगे, ये सभी एग्जाम्पल में आएंगे ऊर्ध्वपातन के। ऊर्ध्वपातन क्रिया में क्या होता है, तो उसको गर्म करके सीधे गैस में चेंज कर दिया जाता है। अब निक्षेपण क्रिया क्या होती है, जब कोई गैस सीधे द्रव अवस्था में बदले बिना ठोस अवस्था में बदल जाए उसको निक्षेपण कहेंगे। जैसे देखिए सॉलिड स्टेट में यानी कि ठोस अवस्था में जो CO2 गैस होती है, CO2, इसको शुष्क बर्फ कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो कि ठोस अवस्था में बर्फ के क्रिस्टल के समान जम जाता है, जिसको शुष्क बर्फ कहते हैं। ये आपका निक्षेपण की एग्जाम्पल में। और देखा गैस से कोई द्रवण की क्रिया क्या होती है, यानी कि किसी गैस पर दाब बढ़ाकर उसको द्रव अवस्था में लाने की क्रिया को द्रवण बोलते हैं। तो गैसें, सभी गैसों का एक फिक्स प्रेशर होगा, उस प्रेशर के पहले वह द्रवित नहीं होगी, तो उसको हम उसके बराबर प्रेशर देकर के द्रवित करके द्रव अवस्था में ला सकते हैं। और द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया है हिमीकरण। अब वह निश्चित तापक्रम जिस पर कोई द्रव पदार्थ जमकर ठोस अवस्था में आ जाए तो उसको हिमीकरण क्रिया, और उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, हिमांक। एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा, वह निश्चित तापक्रम हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या होता है, वह निश्चित तापक्रम जिस पर कोई द्रव पदार्थ जमकर ठोस अवस्था में आ जाए उसको हिमांक, और इस घटना को हिमीकरण कहते हैं। तो आप लोग ये अवस्था परिवर्तन इसके पहले वीडियो में बताया जा चुका था, इसको आप लोगों को जानकारी है। अब हम कुछ विशेष बातें करेंगे, जैसे ध्यान दीजिएगा कुछ क्रियाएं हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए हमने अभी नाम दिया वाष्पन माने इवोपरेशन, ये है वाष्पन। क्वथन यानी कि मेल्टिंग करना, तो ये दोनों क्रियाएं क्या होती हैं। अब देखिए बच्चों, ये पात्र है, इसमें कोई लिक्विड हम भरे हुए हैं। एक पात्र ये भी है, इसमें भी कोई लिक्विड हमने भरा है। अब इसमें क्रिया होनी है वाष्पन की, क्रिया होनी है क्वथन की। तो जो ये पात्र में है लिक्विड, अब अगर यह लिक्विड वाष्पित हो रहा है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ हमने क्या किया, हीट करने के लिए वो स्पिरिट लैंप या बर्नर को जला दिया, दोनों ने वही क्रिया कर दिया। अब होता क्या है कि जो वाष्पन की क्रिया होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, मतलब किसी भी तापक्रम पे ये शुरू हो जाती है। लेकिन जो क्वथन की क्रिया होती है बिना तापमान दिए, बिना टेम्परेचर दिए वह लिक्विड उबलेगा नहीं। तो क्वथन की क्रिया के लिए टेम्परेचर मस्ट रहेगा। लेकिन अगर वाष्पन की क्रिया है या किसी भी तापक्रम पे संभव हो जाती है। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे देखो वाष्पन में क्या होता है कि द्रव की सबसे ऊपरी परत, ये जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत यानी कि अपर लेयर, यहाँ से क्रिया शुरू होगी। वाष्पन की क्रिया हमेशा द्रव की ऊपरी परत से ही क्या होती है, संपूर्ण होती है। जबकि यहाँ देखिए क्वथन की क्रिया में क्या होती है, जो वाटर मॉलिक्यूल है या कोई भी लिक्विड है, इसके जो नीचे के पार्टिकल हैं यहाँ पे में, ये जो नीचे के पार्टिकल हैं ये सबसे पहले क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो धीरे धीरे एनर्जाइज होंगे, यानी कि इनकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। या ये क्या करेंगे, अप वहां से डाउन टू अप की ओर भगेंगे, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर जो वैकेंसी क्रिएट होगी तो ऊपर से मॉलिक्यूल नीचे की ओर आएगा। ध्यान दीजिएगा, जिस वाटर मॉलिक्यूल के जिस पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी वह ऊपर की ओर ट्रांसमिट हो जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। नीचे के लिए वैकेंसी को फिल करने के लिए ऊपर से कोई अणु नीचे आ जाएगा, माने कि जिस अणु की ऊर्जा बढ़ेगी वो ऊपर की ओर जाएगा, जिसकी घटेगी वो नीचे की ओर आएगा। तो ऊपर से नीचे ये होता क्या है कि क्वथन में क्या होता है,
एक साथ संपूर्ण द्रव में क्रिया शुरू हो जाती है, जबकि वाष्पन में क्या होता है कि केवल ऊपरी परत की क्रिया, सबसे पहले द्रव की ऊपरी सतह से ही जल के अणु वाष्पित होते हैं। अब क्वथन में ऊपर नीचे यानी कि संपूर्ण द्रव में क्रिया एक साथ शुरू होती है। दूसरा अंतर क्या है कि वाष्पन की क्रिया के लिए तापक्रम जरूरी नहीं है, लेकिन क्वथन की क्रिया के लिए तापक्रम मस्ट बी, यानी कि तापक्रम का होना आवश्यक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, वाष्पन की क्रिया वायु पर निर्भर है। जिस तरीके से देखो गैसों में मिश्रण होती है, और देखिए ये वाष्पन की क्रिया जैसे एयर कंडीशन जिसको मिल जाएगी एयर माध्यम में, ये बहुत तेजी से वाष्पित हो जाएंगे। इन क्वथन पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से गैसों में मिश्रण होता है, ध्यान दीजिए, कोई भी गैस हो, जैसे छोटा एग्जांपल देखिए, इत्र होता है, इत्र माने कि सेंट। अगर इसकी शीशी हम कमरे के अंदर खोल देते हैं तो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाता है। लेकिन अगर सपोज दैट कहीं से एयर आ गई उसमें, तो बहुत तेजी से निकलेगा, जिस रास्ते से निकलेगा वहां तक पूरा बहुत तेजी से स्प्रेड हो जाएगा, तो इत्र की जो सुगंध होगी बहुत तेजी से फैल जाएगी। तो ये वाष्पन और क्वथन की बात है। और देखिए कुछ बच्चों, जैसे देखिए कुछ विशेष कंडीशन हम आपको टेम्परेचर वेरिएबल वाला हम बता रहे हैं। देखिए जैसे तापक्रम में क्या होता है, तापक्रम में क्या होता है, जो सेल्सियस पैमाना है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन, तो इसमें देखिए जैसे हम कहें कि क्या है, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। अब सवाल आपके यहाँ चैप्टर में है, पेपर में पूछा जाता है कि डिग्री सेल्सियस तापक्रम को केल्विन में चेंज करो। तो इसके लिए क्या होता है, हमेशा जान लीजिए कि डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 काउंट कर लें, जोड़ लें, 273 को ऐड कर लें, तो जो पैमाना बनता है उसको हम बोलते हैं केल्विन। अगर हम डिग्री सेल्सियस तापक्रम में 273 जोड़ दें तो केल्विन पैमाना मिल जाता है। तो देखिए जैसे अगर कहा गया कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज करो, किसी में आप 273 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। ये पानी का केल्विन में क्वथनांक है, और ये पानी का सेल्सियस में, अंश सेल्सियस में क्वथनांक है। अब ऐसे देखो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होता शरीर का। अगर इससे कोई कहे हमसे इसको आप केल्विन में चेंज करो, केल्विन में कितना टेम्परेचर होगा बॉडी का, तो क्या करेंगे कि 37 को हम क्या 273 यानी कि 273 ऐड करके, अब ऐड करके देखें कितना आ रहा है इसमें 10, और देखें कितना आ रहा है, यहाँ जोड़िए कितना आ रहा, 273 है, 273 और इसमें ऐड करो। कैसे ऐड करेंगे, देखिए ऐसे, ये देखिए आ गया, तो इसमें कितना आ रहा है 310 केल्विन। ये आपके बॉडी का टेम्परेचर है, ये आपके बॉडी का टेम्परेचर है, ध्यान दीजिएगा। ये आपके शरीर का तापक्रम है किसमें, केल्विन में, या आपके शरीर का तापक्रम है किसमें, सेल्सियस में। तो आप लोग एक बात पुनः रिवाइज करिएगा, हमने क्या कहा कि पैमाने जो होते हैं तापक्रम के, वो क्या करेंगे, अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, अंश सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे, तो आपको केल्विन पैमाना मिल जाएगा। अब जैसे केल्विन से क्या करेंगे, केल्विन टेम्परेचर को हम परम ताप भी कहते हैं, इसको जाने रखिएगा। परम ताप पैमाना या केल्विन पैमाना, परम ताप क्यों बोला जा रहा है, परम ताप। अब इसमें देखिएगा इस ऐसा टेम्परेचर, अब जैसे देखिए होता क्या है, एक चीज और जान लीजिए, फारेनहाइट में क्या होगा, देखो बच्चों
ये सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में चेंजिंग का फार्मूला है। सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में 3 पैमाने होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये 3 पैमाने हैं। तो इन तीनों में देखिए सेल्सियस को केल्विन में चेंज किए और देखो सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट की फार्मूला ये है चेंज करने का। जैसे आपसे अगर कहा जाए कि आप 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर है तो उसको आप फ़ारेनहाइट में चेंज करो, क्या करेंगे? ये फार्मूला देखिए 37/5 क्या हो जाएगा? F-32/9। अब इसी का क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछा गुणा। तो क्या करेंगे? यहाँ देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किए, ये इक्वल किसके हो जाएगा? 5F माइनस, अब 5 से इसमें मल्टीप्लाई किए कितना आ रहा है? 160। ये देखो आ गया। अब इसको आप पक्षांतर कर लीजिए। 5F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 37 × 9 अपान क्या आ जाएगा? 160। फिर जब इतना आ गया 5F इक्वल टू, तो फिर F इक्वल टू क्या आएगा? इसको साफ करने के बाद फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपको ये डिग्री फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा। ठीक, तो इसको देखे रहिएगा। तो आप ये फार्मूला याद रखिए कि C/5 इक्वल टू F-32/9। ये फार्मूला रहेगा आपके लिए किसका? सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में चेंजिंग करने का। और परिवर्तन जो हमने सेल्सियस का केल्विन में बताया कि डिग्री सेल्सियस को 273 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाता है? केल्विन। ये आप लोग 2 फार्मूले याद रखेंगे, सेल्सियस को केल्विन में बदलना, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना। तो इसके आगे से सॉल्व करके आप लोग निकालेंगे कि फ़ारेनहाइट में बॉडी टेम्परेचर कितना आता है। ठीक, तो इतना आप आज के लिए न देखिएगा।